का मंत्रालय है, उसमें जाने के लिए भी राज्य सरकार ने बैन लगा दिया है। सरकार करोड़ों रुपया खर्चा कर सरकार आपके पास, यानी उधारी ऐसा शब्द मराठी में है, लेकिन वो तो दिखावा है, वो इवेंट है, जनता के पैसे की लूट उस कार्यक्रम में की जाती है, लेकिन जनता के काम नहीं होते, वो मंत्रालय आते हैं। लेकिन सरकार ने बैन लगा दिया है और जो सरकार के दलाल हैं वो दलालों के लिए मंत्रालय के दरवाजे खुले रखे हैं और इसलिए सरकार ने जो जनता को मंत्रालय में आने के लिए बैन किया है उसका कांग्रेस पार्टी निषेध करती है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ये एक तानाशाह प्रवृत्ति की, जो गुजरात में एक ज़माने में तानाशाह प्रवृत्ति की सरकार थी, जो आज केंद्र सरकार में बैठी है, उसी का इस महाराष्ट्र के शौकत फुले अम्बेडकर के इस महाराष्ट्र में इस तरह की तानाशाह प्रवृत्ति नहीं चलेगी और उसका हम विरोध करते हैं और निषेध भी करते हैं। काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? ओएसिस फर्टिलिटीने आता 90,000 जोडप्यांचं आयुष्य आनंदाने भरलं आहे। आजच कॉल करा 7825893600 वर आणि मिळवा फर्टिलिटी ट्रीटमेंटवर सूट आणि सर्वांना द्या आनंदाची बातमी। दूसरा महत्व का इशू हमने सुबह में कहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से जातियों में बीजेपी ने जो झगड़े लड़ाई है आरक्षण के नाम से, उसका प्रभाव महाराष्ट्र में अब नज़र आना शुरू हो गया है। 2014 में चुनाव के पहले देवेंद्र फडणवीस जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, इन्हें सभी जातियों को कहा कि हमारी सरकार राज्य में और केंद्र में लाइए आप, हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। लेकिन अब हमने देखा कि मराठा आरक्षण नहीं मिल रहा है, ओबीसी और मराठों में लड़वाई जारी है, धनगर और आदिवासियों में भी लड़वाई जारी है और इस तरह से हर जगह आरक्षण के, राजपूतों का आरक्षण अलग से चल रहा है, हलबाओं का आरक्षण अलग जगह चल रहा है। ये जो बीज बीजेपी ने आरक्षण के नाम से वोट लेने के लिए जो बोए थे, वो कांटे के झाड़ बन के खड़े हो चुके हैं और उसके परिणाम महाराष्ट्र के, जिस महाराष्ट्र ने आरक्षण की भूमिका उस समय शाहू महाराज ने रखी थी, उसी आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था में उस तरफ का आरक्षण रखा था, पिछड़ों को आरक्षण देकर उसको मुख्य प्रभाव में लाने की व्यवस्था बनाई थी। लेकिन इस सब व्यवस्था को तबाह कर आपस में जाति और धर्म के लोगों को लड़ाने का काम जो बीजेपी कर रही है, हमारा आज भी आह्वान है जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लोकसभा में किया कि जाति न्याय जनगणना होना चाहिए। उस आधार पर सभी जातियों को न्याय दिया जा सकता है, उनको आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत किया जा सकता है, उनके समाज को एक सक्षमता से आगे लाया जा सकता है। उसकी एक ही रास्ता है, उसकी सेंसस, ये जाति न्याय जनगणना का होना चाहिए। ये मांग कांग्रेस की हमेशा बनी रहेंगी। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जाति न्याय जनगणना करेंगी नहीं तो इसके परिणाम ये बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। तीसरा महत्व का इशू है कि लोग भारत माँ का जब नारे लगाते हैं तो बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष उनको कहते हैं कि भगवान श्री राम का और भारत माता का नारा लगाने की जगह नरेंद्र मोदी की जय बोलो। तो क्या इनका हिंदुत्व यहाँ तक ही सीमित हो गया है? क्या भगवान श्री राम से भी नरेंद्र मोदी बड़े हो गए? क्या भारत माता से भी नरेंद्र मोदी बड़े हो गए? ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछती है और इस तरह का जो व्यवहार बीजेपी आज कर रही है उसका कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से निषेध करती है। देश के ऊपर जो कर्जा बढ़ाने का काम ये 9.5 साल में जिस तरह से किया जा रहा है, 155 लाख करोड़ का कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने इस देश पे बनाया है। हम सवाल पूछते कि क्या यही अच्छे दिन है? क्या आपने कहा था कि अच्छे दिन इस देश की जनता के ऊपर कर्जा बढ़ाने के लिए किया था? और आज महंगाई बढ़ाकर, जीएसटी जैसे गब्बर सिंह टैक्स लाकर जनता को लूटकर जो सरकार की तिजोरी भरी जाती है, वो पैसा गया कहाँ है?
ये देश के ऊपर इतना कर्जा क्यों किया गया है, एक श्वेत पत्रिका नरेंद्र मोदी जी ने निकालना चाहिए, केंद्र की सरकार ने निकालना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए कि हमने ये कर्जा कौन से काम के लिए लिया। और जो जीएसटी के माध्यम से आम लोगों को लूटकर, गरीब लोगों को लूटकर जो पैसा इकट्ठा किया गया था वो पैसा कहाँ गया, उसका भी जवाब नरेंद्र मोदी के केंद्र के बीजेपी की सरकार को देना पड़ेगा। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। आप सवाल पूछ सकते हैं। एक सवाल है कि लोकसभा सीटों को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है, अटकल ये है कि सुप्रिया सुले जिनकी उम्मीदवारी शरद पवार पार्टी ग्रुप ने कहा है कि वो उम्मीदवार होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ बीजेपी अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार इनको उतार सकती है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, इंडिया अलायंस के माध्यम से हमारी बारामती की उम्मीदवार सुप्रिया सुले रहेंगी, इसमें कोई दुमत नहीं रहेगा। और कौन बीजेपी अपोजिशन में किसको खड़ा करती है, ये इशू हमारे लिए बहुत छोटा इशू है और वहां पर हमारे इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बारामती में चुन के आएगा, ये विश्वास हमारा है। दूसरा एक सवाल है कि गणपति त्योहार को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, उसको लेकर बीजेपी का कहना था, कल उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि उद्धव ठाकरे या कांग्रेस के कोई या इंडिया अलायंस के कोई बड़े नेता महाराष्ट्र के इस हिंदू त्योहार में नहीं आए, जिसको लेकर संजय राउत ने आज मुख्यमंत्री के घर पे जो सेलिब्रिटी गए उनको लेकर सवाल उठाए। एक तरह से उनका कहना है कि कांग्रेस या फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे की ये सब सनातनी हिंदू धर्म विरोधी है। मुझे ये बीजेपी के पर बहुत हंसी आती है। इस तरह की छोटी बातें कर कर धर्म को भ्रष्ट करने का पाप बीजेपी करती है, ऐसा आरोप नहीं, ये वास्तविकता है। मैं खुद लालबाग के राजा के पास मैं गया, दर्शन को गया, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हमारे साथ थे, कई नेता हमारे गए। तो क्या इनको हिंदुत्व का ठेका दिया गया है? इस तरह का हिंदुत्व की बात कर कर हिंदुत्व की हंसी उड़ाने का काम बीजेपी को हमने दिया है। मैं खुद हिंदू हूँ और जब हम लोग हिंदुत्व की जो भी हमें हमारे धर्म ने सिखाया है, हमारे माँ बाप ने सिखाया, उसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। बीजेपी जिस तरह से हमें कॉन्ट्रैक्ट ही हिंदू धर्म का मिला है, इस तरह का जो बर्ताव करती है, यही हास्यास्पद है और बीजेपी ने ये करना छोड़ना चाहिए। और यही धर्म के ठेकेदार है, ऐसा जो बताने का काम करते हैं, तो ये इनके ऊपर आने वाले कल बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि ये ठेकेदार तो है ही नहीं, भगवान श्री राम के नाम से पैसे लूटने वाले लोग हैं। मैंने खुद विधानसभा में सवाल किया था कि कौन से चैरिटी एक्ट के आधार पर बम्बई में और पूरे महाराष्ट्र में जो पैसे जमा कर रहे जा रहे हैं, तो उसका जवाब बीजेपी ने देना चाहिए। तो बीजेपी जवाब नहीं दे सकी। विदाउट चैरिटी एक्ट के आधार पर तुम पैसे धर्म के नाम से जो जमा कर रहे हो, तो कौन से आधार पे किया गया? तो भगवान के नाम से पैसा जमा कर कर मौज मस्ती करने वाली जो बीजेपी है, उनको इस तरह के सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा सवाल है कि टमाटो के दाम जो है 200 रुपये किलो से लेकर अब 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपये तक, और कुछ जगह तो किसानों ने टमाटर फेंक दिए, उखाड़ के फेंक रही है। टमाटर वाले किसानों को लेकर सरकार से आपकी क्या मांग है? और प्याज को लेकर 2 इशू है, और प्याज को लेकर भी कल एक मीटिंग हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अभी भी किसान प्याज वाले वो अपनी मांग पर अड़े हुए, उनकी मंडियां बंद है। भाजपा प्रणीत राज्य की एडे की सरकार और केंद्र की भाजपा की सरकार ये किसान विरोधी है, ये कांग्रेस कई बार बोल चुकी है। जब किसान की फसल निकलती है तो उसको दाम ना मिले, उसके फसल को दाम ना मिले, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। जैसे आपने देखा हो कि प्याज जैसे किसान का निकला तो इंटरनेशनल बाजार में जो एक्सपोर्ट जो था उसको 40% उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो उससे किसानों का प्याज 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से फौरन जा नहीं सका और इसलिए किसानों को कम दाम मिले और किसानों ने प्याज रोड पे फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन ये दोनों सरकारों को, राज्य के बीजेपी प्रणीत एडे के सरकार को और केंद्र की नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार को
थोड़ी भी शर्म नहीं आई। वैसे टमाटर के बारे में भी किसान को 2 पैसे ज़्यादा जब मिल रहे थे तब इनको बहुत तकलीफ हो रही, और इसलिए टमाटर इन लोगों ने नेपाल से मंगाया है, बाहर से देशों से मंगाया है, और किसान को टमाटर को दाम ना मिले उसकी भी व्यवस्था बनाई। तो ये बीजेपी किसान को आर्थिक मजबूत होने नहीं देना चाहती है। खेती के खर्चों में फर्टिलाइज़र हो, बिजली के रेट हो, बीज के दाम हो, इसके सब रेट इनने बढ़ा दिए, लेकिन किसान को 2 पैसा ज़्यादा मिले ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे। ये संकल्प बीजेपी सरकारों का है, और ये बीजेपी किसान विरोधी है, ये सब बातों से स्पष्ट होती है। सरकार ने अभी जो नया एक मंत्रालय प्रवेश को लेकर एक डीआर निकाला है, अलग अलग उसमें कंडीशन डाली हुई है, पार्किंग से लेकर किसको क्या एंट्री मिलेगी उसको लेकर, जाली लगाने को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हमने शुरुआत में कहा है कि ये सरकार लोकशाही विरोधी है। ये एक सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करने वाली सरकार है। हुकुम तानाशाह प्रवृत्ति से ये लोग कर रहे हैं। इनके दलाल जो है, दलाल के लिए सब व्यवस्था पूरी बनी हुई है। आपने देखा होगा कि जो निर्मल बिल्डिंग जो है मंत्रालय के पास लगी हुई, विधान भवन के पास, वहाँ पे इनका एक बड़ा दलाल वहाँ पे एक बैठता है। वो पूरे ऑफिसेस जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सब उसके पास जाते हैं। हम विधानसभा में ये इशू निकालेंगे, पूरे हमारे पास उसके हमने फोटोग्राफीज हमारे पास लिए, हमारे पास वीडियोस है, कैसे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, अभाव कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए जाते हैं, कैसे सरकार की तिजोरी लूटी जाती है, वो आदमी की जवाबदारी हो उसकी सब। तो वो आदमी दिल्ली वालों का है या ये सरकार ने उस तरह का दलाल पाल के रखा है, ये भी जवाब उनको देना पड़ेगा। और जिस तरह से लोगों का अधिकार है, मंत्रालय पे लोगों का अधिकार है, उन्हीं लोगों को जो बैन लगाया गया है इसका हम निषेध करते, विरोध करते। लोगों के लिए खुली एंट्री वहाँ पे होना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए, क्योंकि लाइन पे लगते तो वहाँ ना वॉशरूम की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। ये राजा है, जो मंत्रालय में बैठे हुए जो मंत्रीगण है वो राजा नहीं है, जनता राजा है, और जनता राजा का सम्मान होना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। आत्ताच तुम्ही फोटो करता की मंत्रालयाजवळ सरकारचा एक एजंट बसतो आणि त्याच्याच हातातून या सगळ्या डीलिंग्स किंवा जे काही कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत हे दिले जात आहेत, त्याबद्दलचे काही पुरावे तुमच्याकडे आहेत का? काय नेमकं सगळं प्रकारे सविस्तर? निर्मल भवन जे बिल्डिंग आहे, त्याला भवन नाही निर्मल बिल्डिंग म्हणतात, त्या बिल्डिंगमध्ये सरकारचा एक दलाल त्या ठिकाणी बसतो। जेवढे काही कॉन्ट्रॅक्ट असतील ते कॉन्ट्रॅक्ट तिथूनच वाटले जातात आणि ते कॉन्ट्रॅक्ट सगळे अभाव वाटले जातात। तिथून राज्याच्या जनतेच्या घामाचा पैशाची लूट त्या दलालाच्या माध्यमातून होतो। तो दलाल दिल्लीच्या सत्ताधीशांच्या आदेशाने आहे की राज्याच्या सत्ताधीशाच्या आदेशाने आहे, त्याचे सगळे फुटेजेस आमच्याजवळ आहे। ते येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये आम्ही ते सरकारला दाखवू, त्या दलालाचं काम काय, त्या दलालाला एवढं महत्त्व काय दिलं जाते, ते या पद्धतीचे राज्याची तिजोरी जी लुटली जाते त्याच्यावरचे प्रश्न आम्ही सरकारला विचारणार आहोत। एक दुसरं, मंत्रालयामध्ये सामान्य लोकांना जाण्याची मनाई करण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढलेला आहे। दलालांसाठी सगळं मुक्त व्यवहार आहे, तिथं तो दलाल कधी पण जाऊ शकतो, येऊ शकतो। मग हे सरकार दलालांसाठी काम करते की या राज्याच्या जनतेसाठी काम करते, हा एक प्रश्न आहे। सरकार आपल्या दारी अशा पद्धतीचा इव्हेंटचा कार्यक्रम करून करोडो रुपये हे सरकार खर्च करते। ज्या योजना काँग्रेसच्या काळातल्याच होत्या त्या आम्ही पंचायत समितीच्या लेवलवर, नगरपालिकेच्या लेवलवर, ग्रामपंचायतच्या पातळीवर ज्याचं वाटप व्हायचं त्या योजनांचं एकत्रित करून हे जे इव्हेंट करते सरकार, मग ही लोक इथे येतात मंत्रालयामध्ये, मग एवढी संख्या काय येते सरकार जेव्हा लोकांच्या दारापर्यंत जाते। मग सरकारने राज्याच्या जनतेला येण्यासाठी जी मनाई केली, त्यांच्यासाठी जे कडक कायदे केलेत, त्यामुळे जनतेचा त्रास वाढलेला आहे। आमची मागणी अशी आहे की कुठल्याही महाराष्ट्राच्या जनतेला मंत्रालयात येण्यासाठी या पद्धतीचा मनाईचा आदेश काढण्याचं कुठलं कारण नाही। त्या ठिकाणी लाईन जी लागतं तिथं ना वॉशरूम आहेत, त्याच्यामुळे त्याची मोठी गैरसोय आहे।
ती पण व्यवस्था केली गेली पाहिजे. पिण्याच्या पाण्यापासून सगळी तिथं व्यवस्था केली गेली पाहिजे. पण या पद्धतीनं मंत्रालयात येण्यासाठी राज्याच्या जनता राजा जी आहे त्या राजाला अडवण्याचा जो प्रयत्न सरकार करते त्याचा काँग्रेस पक्ष निषेध करते आणि विरोधही करते. जी काही कॉन्ट्रॅक्ट वाटले जातात, मग रोडचे असतील, फुलांचे असतील, काय जे सप्लायचे असतील, सगळे त्या बिल्डिंगमधून हा कारभार चालतो. आणि तो व्यक्ती मंत्रालयातला नाही, तो बाहेरचा आहे. त्याला एका कमिटीवर घेतलेला आहे. त्याला आम्ही वेळेवरचे सगळे नाव पण आम्ही जाहीर करू. आणि त्याचे सगळे फुटेजेस आहेत, कसे त्याला रेट वाढवून दिले जातात, कॉन्ट्रॅक्टरला कसं कमिशन घेतलं जातं, हे सगळं रेकॉर्ड आमच्याजवळ आहे. आणि हे सरकार दलालांचं सरकार आहे. हे सरकार जनतेचे पैसे लुटायसाठी बसलेले येड्याचं सरकार महाराष्ट्रात आहे. या सरकारच्या या सगळ्या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेचा पर्दाफाश काँग्रेस पक्ष करेल, ही भूमिका आमची आहे. मॅडम मराठी सर, एक नवीन भाजपनं रणनीती ठरवली की 45 तिकीट निवडून आणायचे लोकसभेचे. मात्र विधानसभेच्या कामकाजानंतरच लोकसभेच्या रिझल्ट नंतरच विधानसभेचे तिकीट वाटप होईल अशी तंबी जी आहे ती सगळ्या आमदारांना दिली आहे. काय नेमकं भाजप घाबरलेला पक्ष आहे. त्यांना आता जनतेतून जनमत त्यांचं संपलेलं आहे. त्याच्यामुळे आमदारांवर दबाव आणून या पद्धतीचा ते प्रयत्न, एक असफल प्रयत्न करत आहे. ते त्यांच्या पक्षाची पॉलिसी, मला त्याच्यावर फार काही बोलायचं नाही आहे. पण जनतेच्या मनातून उतरलेलं भाजप आणि त्या हारण्याच्या भीतीमुळे जे काही पाहतोय की आपण परवा महिला आरक्षण आणलं, ते 2024मध्ये लागू होणार नाही, ते 2029मध्ये लागणार. म्हणजे पुन्हा महिलांना जुमला देण्याचं काम, 2 कोटी तरुणांना नोकऱ्यांचा जो जुमला दिला होता, 15 लाख रुपये गरिबांना पैसे देण्याचं काळा धन आणून 15 लाख रुपये देऊ, तो एक जुमला दिलेला होता. शेतकऱ्यांना 2 पट शेतीच्या मालाला भाव देऊ, तो जुमला दिला होता. आणि महिला आरक्षणाचा एक जुमला पुन्हा दिलेला आहे. हे सगळे जुमले त्यांचे आता नाकाब झाले. आणि त्याच्यामुळे भीतीपोटी अशा पद्धतीचं प्रेशर टॅक्टिक्स करून ते जिंकण्याचा एक असफल प्रयत्न करतात आहे, असं त्याच्यातलं म्हटलं तर वागू ठरणार नाही. वादग्रस्त म्हणजे सरकार आल्यापासून अगदी सुरुवातीपासून आतापर्यंत वादग्रस्त सरकार अब्दुल सत्तारांना अजून एक आरोप होतोय. त्यांच्या एका पीएनी एका समाजसेवकाला मारहाण केल्याचा आरोप जो आहे तो होतोय. यापूर्वी देखील असं झालंय, तरी देखील म्हणजे मागणी झाली राजीनाम्याची, पण त्यांना खातं वाढवून मिळालं, बदलून मिळालं, चांगलं खातं. या सरकारमध्ये मग संजय राठोड असतील, अब्दुल सत्तार असतील, धनंजय मुंडे असतील, अशा अनेक, म्हणजे त्याच्यात अजित पवार असतील, अशा अनेक आहेत. ज्या एकनाथ शिंदेवर नगरविकास मंत्री असताना ज्या व्यक्तीचं नाव घेऊन BJPनं विधानसभेमध्ये सांगितलं होतं की तो व्यक्ती त्यांच्या विभागात काय करतो, असा जो प्रश्न उपस्थित केला होता, तोच व्यक्ती आता कुठल्या खुर्चीवर बसलेला ते आपण पाहतो आहे. त्यामुळे हा भ्रष्टाचारी मानसिकतेतला भाजप जे आहे, या आणि अत्याचार करणारी व्यवस्था जी आहे ती सगळी भाजपमध्ये आहे. आणि त्याचे मुख्य सरदार जे आहेत ते देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहेत. अशा पद्धतीचं चित्र आपण पाहतो आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला सगळं ताकद पोहोचवण्याचं काम भाजप सत्तेच्या आधारावर करते आहे आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेचा दुरुपयोग करत आहे. हे आपण सातत्यानं काँग्रेसकडून मांडण्यात गेलं आणि त्याचा आपण अनेकदा हा चिट्टा पिट्टा पाहिलेला. अब्दुल सत्तार तर त्याच्यातला छोटा खिलाडी आहे. बावनकुळेबद्दल अजून एक वादग्रस्त गोष्ट पुढे येते की ह्याच्या घोषणा देण्याऐवजी, भारत माता की जयंतीच्या घोषणा देण्याऐवजी मोदी मोदी म्हणा असं ते कार्यकर्त्यांना आवाहन करताय. आधी पत्रकारांबरोबर आता पत्रकारांची तर लेवल काय आहे, त्यांनी सांगितले की ढाब्यावर घेऊन जा, यांनी त्यांना तिथं खिलवा आणि तिथं चहा पाजा, म्हणजे आणि मग आपल्या बाजूने त्यांना लिहायला लावा, हे एक पहिलं वाक्य केलं. आता हे दुसरं वाक्य असं आहे की हे हिंदुत्वाचं आम्हीच ठेकेदार आहोत असं वक्तव्य करणारी भाजप आज भारत मातेचाही जय जयकार करायला यांना आवडत नाही.
भगवान श्रीरामाचाही जय जयकार करायला यांना आवडत नाही आणि हे फक्त नरेंद्र मोदीचा जय जयकार झाला पाहिजे अशा पद्धतीचं चित्र जे आपल्या दूरचित्रवाणी मी पाहत होतो हे खऱ्या अर्थानं लांछनास्पद आहे. भारत माता की जय म्हणायला यांना लाज वाटायला लागलेली आहे. भगवान श्रीरामाला जय म्हणायची यांना लाज वाटायला लागलेली आहे. यांच्यासाठी सगळंच भारतापेक्षा भारत मातेपेक्षा नरेंद्र मोदीच मोठा आहे, भगवान श्रीरामापेक्षाही नरेंद्र मोदी मोठा आहे. अशा पद्धतीचा आव आणण्याचा हा जो BJP जो प्रयत्न करते ते काल त्यांच्या पोटात होतं आणि महाराष्ट्राच्या भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षाच्या तोंडातून आता ते ऐकायला आपल्याला मिळतं आहे. हे लांछनास्पद आहे आणि याला धिक्कार वगैरे काही म्हणता नाही कारण त्यांच्यासाठी हे शब्द फार छोटे आहेत. सर, एकंदर गणेशोत्सवामध्ये नियम असतील ते प्रशासनाकडनं पाळले जात नाहीये किंवा नियमांची अंमलबजावणी देखील प्रशासनाकडनं केली जात नाहीये. कुठलाही धाक उरलेला नाहीये गणेश मंडळाने किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांना समोर येते कारण डॉल्बीच्या आवाजाने 2 युवकांचा महाराष्ट्रात मृत्यू झालाय. उद्या विसर्जन मिरवणुका आहेत, गर्दी अर्थातच येईल. त्याच्यामुळे सरकारचं दुर्लक्ष होतंय का किंवा प्रशासन कमी पडतंय का नियमांची अंमलबजावणी करण्यात? मला तुम्हाला चुकांना विचारायचं आहे की महाराष्ट्र हे कायद्याचं राज्य राहिलं आहे का? तर महाराष्ट्र हे कायद्याचं राज्य राहिलेलं नाही. कायदा सुव्यवस्थेचे 3-13 महाराष्ट्रामध्ये वाजलेले आहेत. आपलं गृह खातं कोणाकडे आहे, कोण त्याचं प्रमुख आहे, कोणालाच काही कळायला कारण नाही आहे. दिल्लीच्या वाऱ्या आणि राज्याची तिजोरी लुटण्यामध्येच सरकार गुंग आहे अशा पद्धतीचं चित्र आपण पाहतो आहे. जनता हे वाऱ्यावर आहे आणि सरकार हे एअर कंडिशनमध्ये तुपावर आपलं दाही दसो घी में अशी पद्धतीची परिस्थिती या सरकारची आहे. आपण पाहिलं की कधी रेती माफिया, कधी मायनिंग माफिया, तर कोणी भर दिवसात त्याचं खून होणं. परवा भंडाऱ्यामध्ये एक मायनिंग या व्यवस्थेचा त्याचा माफियांनी खून केला. आपण सगळीकडे महाराष्ट्रात पहा की सर्वसामान्य लोकांना दिवसाढोळ्या गोळ्या मारणारी लोक आपण पाहतोय. वाहतुकीचे 3-13 वाजलेले आहेत. म्हणजे ही जी काही परिस्थिती आज आहे तर गणपतीच्या या पवित्र सणामध्ये सुद्धा नियम पाळले जातील असं ह्या सरकारकडून अपेक्षा करणं हे आता सगळं अपेक्षाभंगच आता राज्याच्या जनतेचं या सरकारकडून झालेला आहे. त्याच्यामुळे हे जे काही मृत्यू आता डॉल्फिननी जे 2 मृत्यू झाले तर हे सगळे जनता वाऱ्यावरच आहे. त्याच्यामुळे हे सगळ्या घटना या राज्यामध्ये होतीलच, याला नाकारता येणार नाही. आणि म्हणून राज्यात आता कायदा सुव्यवस्थाच राहिली नाही आहे, कुठला कंट्रोलच नाही राहिलेला आहे. सगळे भगवान भरोसे आहे. गणपती बाप्पाला एवढंच मी या निमित्तानं प्रार्थना करेन की या सरकारला सद्बुद्धी द्या, नाही तर याला घरी पाठवून द्या सद्बुद्धी नाही आली तर. पण लोकांना आमच्या सुरक्षित ठेवण्याची गणपती बाप्पाच्या चरणी मी प्रार्थना करतो. सर, उज्जैन में 12 साल की एक लड़की का रेप होता है और वो सड़कों पे ब्लीड करते हुए पाई जाती है. वो डोर टू डोर हेल्प मांगती है पर कोई हेल्प नहीं करता. क्या आपको लगता है बाकी सारी पॉलिटिक्स एक तरफ और महिला सुरक्षा एक तरफ, क्या कोई भी सरकार महिला सुरक्षा सीरियसली नहीं ले रही? देखो, जब दिल्ली में घटना हुई थी तब BJP ने कितना अंतक किया था उस विषय को लेकर कि ये महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए BJP बहुत ही तत्पर है. वो घटना सबको याद है, मैं उस घटना में जाना नहीं चाहता. और कांग्रेस ने उस समय में कानून बनाया. उस परिवार को वो हम लोगों ने बताया नहीं कि उस परिवार को कैसी मदद की गई. आज वो परिवार कैसा स्टैंड हुआ है वो भी आप सबको पता है. कांग्रेस वो करने के क्योंकि हमारा कर्तव्य है वो हम करेंगे. घटना होती है उसके लिए सुधार हो और दोबारा घटना ना हो उसकी कोशिश कांग्रेस ने हमेशा की है. लेकिन BJP में और विशेष करके मध्य प्रदेश की घटना है तो मध्य प्रदेश में कभी दलितों को लात से मारा जाता है, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, आदिवासी के ऊपर भी वही किया जाता है, बच्चियों के ऊपर क्या उज्जैन की घटना. तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है. एक तरफ प्रधानमंत्री हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और एक तरफ मणिपुर में हमारी महिलाओं को निमस्तर कर कर उनकी इज्जत लूटकर उनको जलाया जाता है. तो ये जो कथनी और करनी में जो फ़र्क है BJP का वो स्पष्ट होता है. मध्य प्रदेश में भी BJP की सरकार है और BJP की जो सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ अत्याचार बड़े पैमाने में बढ़ चुके हैं, महिलाओं पे बढ़ चुके हैं. राज्य में आज हमारे हजारों महिला लड़कियां गायब है.
उसके बारे में सरकार कुछ बात करना नहीं चाहती। तो बीजेपी सत्ता में जहाँ हो वहाँ पर महिलाओं पे अत्याचार स्वाभाविक बढ़ते, ये आज तक का जो हमने जो देखा है तो उसमें यही बात सामने आती है। तो बीजेपी जैसे किसान विरोधी है वैसा महिला विरोधी भी है बोले तो गलत नहीं होगा। सर, जिस तरह का बयान अधीर रंजन चौधरी ने दिया था, टीएमसी ने उनको कहा है कि आप इंडिया अलायंस के लाइंस पे रहिए और काफी स्टर्न एक्शन से उनको बोला है। कल पवार जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा इनको बोलने की आदत है, ऐसी बातें आगे नहीं आनी चाहिए। क्या देखते हैं इंडिया ब्लॉक में अभी से रिफ्ट दिखना शुरू हो गई? देखो, एक चीज़ है कि कांग्रेस की भूमिका एकदम क्लियर और स्पष्ट है। जो लोग बीजेपी के विरोध में लड़ने के लिए हमारे साथ खड़े हैं उनको हम साथ लेके चलें। अभी तो आगे आगे में बहुत सारी लड़ाई होगी, लेकिन कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है और कांग्रेस इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी जो भी राज्य जो दल है उनको भी हम साथ में लेके चलने का, थोड़ी सी मतभेद हर राज्यों में हो सकते, लेकिन आखिरी में कांग्रेस इस सब चीज़ों को समाकर देश को बचाने का और देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का पूरी कोशिश करेंगी और लोगों का आशीर्वाद भी इंडिया अलायंस को मिलेगा। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।